देखिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सेंटेंस के बारे में कि सी इज़ ओल्डर देन के बाद आई आएगा कि मी आएगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उपाल क्लासेस, उस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था और काफ़ी सारी बातें हुई थी। तो मैं सोचा उस जो डाउट था उसको क्लियर किया जाए विद प्रूफ। तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि देन के बाद आई आएगा कि मी आएगा। बेसिकली सभी लोगों जिन्होंने ठीक ठाक स्टडी कर रखी है उन्हें मालूम है कि आई भी देखने को मिलता है देन के बाद और मी भी मिलता है देखने के बाद। हालांकि आपको सारे रूल्स ऑलरेडी मालूम है और मैंने भी पढ़ा रखे हैं, उसके मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अब मैं बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न जो आपका है कि आई आएगा देन के बाद कि मी आएगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे गहराई से विद प्रूफ। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि देन आखिर में है क्या। बेसिकली देन एक कंजंक्शन है, ये सभी लोगों को मालूम है। देन एक कंजंक्शन है, ये मानता हूँ। लेकिन देन कंजंक्शन होने के साथ में ये प्रपोजिशन का भी काम करता है, ये कम लोगों को मालूम होता है। अगर मैं देन की बात करूँ एज अ प्रपोजिशन तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है, ये भी मालूम है, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देन प्रपोजिशन कब बनता है और कंजंक्शन कब बनता है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमें इस बात का आंसर मिल जाएगा कि देन के बाद आई आएगा कि मी आएगा। क्लियर? अच्छा, मैं इन दोनों डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस जो कि आपकी माइकल स्वान के द्वारा लिखी गई है, इस बुक से मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक बुक है रैनर मार्टिन की, इससे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जो लोग ये समझते हैं कि ये रैनर मार्टिन डॉक्टर NDV प्रसाद राव ने लिखी है, ये इंडियन बुक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं है, ये रैनर मार्टिन ने लिखा है। इसको रिवाइज किया है इन्होंने। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने इनकी बातें हटा कर के अपनी बातें डाल दी हैं। रिवाइज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो चीज़ छूटी हुई थी उनको और ऐड कर दिया गया है। जो चीज़ें क्लियर नहीं थी लोगों के लिए, जो आसानी से समझी नहीं जा सकती थी, वो क्लियरली समझाने के लिए उसमें चीज़ें डाल दी गई हैं। क्लियर? तो दोनों के दोनों मैंने फॉरेन बुक्स लिए, इंडियन बुक्स मैंने एक भी नहीं लिए हैं। ठीक है? और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ये दुनिया के लगभग मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा देशों में ये रैनर मार्टिन की बुक चलती है। तो हर जगह तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं नहीं, हर जगह इंडियंस तो है नहीं, फॉरेनर्स भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर एक जानकारी वाले लोग हैं। तो दोनों फॉरेन बुक्स हैं। अब इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपाल क्लासेस के नाम से ही। जो भी आपको बताना है, कुछ पूछना है, तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो और वहाँ से बातचीत कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको लगता है कि लेक्चर्स मेरे ठीक ठाक हैं और आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को कुछ देना चाहिए, उसको डोनेट करना चाहिए, तो आप दिए गए इस UPI ID मुझे डोनेट कर सकते हो। किसी भी ऐप से आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो। अब इस बात को समझ लेते हैं कि मैंने कहाँ क्या क्या पढ़ाया है पहले से ही। जब मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव के अंदर 7 नंबर का जो लेक्चर है, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है कि वहाँ पर ही इज़ स्ट्रोंगर देन हर कैसे आया है, सी क्यों नहीं आया है, सी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी मैंने बड़ी ही गहराई से बताया है। इसके अलावा वीडियो नंबर 8 में मैंने डिस्कशन किया है, 9 में और डिस्कस इम्प्लाइड मैंने कंपैरिजन बताया है। इम्प्लाइड कंपैरिजन मतलब ये होता है कि जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है आखिर में वो। वीडियो नंबर 10 में मैंने बात कर रखी है, वहाँ पर 11 भी मैंने काफ़ी डिटेल बात कर रखी है और 12 नंबर की वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल बात कर रखी है। ये सारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वीडियोस हैं, इनको जाकर के आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि देन के बाद आई आएगा कि मी आएगा। तो पहले इस बात को समझ लो कि कंजंक्शन होता है देन। जब मैं बात करता हूँ कंजंक्शन के बारे में, तो 12th सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी तक इसको जो है एज अ कंजंक्शन की तरह डील किया जाता था। कंजंक्शन की तरह जब डील किया जाता था तो देन के बाद आई लिखा जाता था हमेशा, ठीक है, या फिर सी लिखा जाता था, हर नहीं लिखा जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी बाद जब लोग आई की जगह मी बोलने लगे और आगे देन लगने लगा, तो कन्फ्यूज़न पैदा होने लगा। क्या होने लगा कि अगर मैं इसको कंजंक्शन मानता हूँ तो यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा लिखा और यहाँ पर फिर सेंटेंस कहाँ चला गया, सेंटेंस तो यहाँ पर है ही, अकेला आई बोलते हैं। तो लोगों ने इसको कंसीडर करना शुरू कर दी एज अ प्रपोजिशन।
और ये प्रेपोजिशन भी होता है इस स्ट्रक्चर के अलावा, और कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं मैं ये भी प्रूफ करके बताऊंगा। ये मत सोचना देन आई देन मी, ऐसा नहीं है, ये प्रेपोजिशन भी होता है। ये कैसे होगा ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, इसके लिए आपको वेट करना होगा, अभी पूरा इसी सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन कब बना मैंने आपको समझा दिया है। कंसीडर कब करने लगे, जब मी लगाने लगे लोग, ठीक है। आप पहले कंजंक्शन तौर पर देखते हैं, जब ये कंजंक्शन का काम करता है तभी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल क्लॉजेस या क्लॉजेस वाले प्लेलिस्ट में आपको दे चुका हूँ, जा करके देख लेना। जब हम किसी भी सेंटेंस में देन यूज़ करते हैं तो उस देन के ठीक पहले कंपैरिजन के लिए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और वर्ब को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। और उससे ये बताते हैं कि देन के बाद जो शब्द लिखा है और देन से पहले जो शब्द लिखा है, या कोई वर्ड है या सब्जेक्ट है, ये अपने आप में कितने अनइक्वल हैं, यानी ये इनमें कितनी असमानता है, इनको शो करने के लिए, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये सब शो करने के लिए हम लोग वहाँ पर देन का यूज़ करते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई है। जैसे मैं बोलूँ सी इज़ टॉलर देन आई, यहाँ पर ध्यान देना सी के बारे में बातचीत हो रही है, सी इज़ टॉलर देन आई एम। याद रखना यहाँ पर एम लगा हुआ है, मैं एम को ब्रैकेट में नहीं रख रहा हूँ, मैं एम को पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान देते हैं मेरी बातों पर। फिर एक और देखो, यूज्ड आफ्टर सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग चॉइस और डाइवर्सिटी सच एज अदर, अदरवाइज, एल्स, एनीवेयर, different, or to introduce an alternative or denote a different in kind, place, style, identity etc। नहीं समझ में आया होगा। कभी कभी किसी सेंटेंस में हमें कॉम्परेटिव डिग्री नहीं मिलती है, फिर भी हमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे कि अदर है ना, अदरवाइज, ऐसे वर्ड्स जब मिलते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पर किसी जगह, कोई स्टाइल है, कोई आइडेंटिटी, ऐसे कुछ शब्द मिलते जुलते जो हैं उनमें कंपैरिजन शो करने के लिए हम लोग इन वर्ड्स का फिर देन लगाते हैं। जैसे कि आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अदर देन दैट, यानी उसको छोड़ करके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था चूज़ करने के लिए, तो अदर के साथ में लगा है देन, फिर आया आपका दैट। ये दैट के अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और आ जाओ, यू वॉन्ट फाइंड सच फ्रीडम, तुम्हें वैसी स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी दूसरे फ्रीडम से कंपेयर कर रहा हूँ, किसी दूसरी जगह से, कि जो तुम्हें फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही ना, वैसी फैसिलिटी यहाँ पे इतनी ओपनली नहीं आपको मिलेगी। तो ये सिंगल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इम्प्लाइड कंपैरिजन है, मतलब इस सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है कि तुम्हें ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी स्वतंत्रता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैं किसी दूसरे से कर रहा हूँ जो कि लिखा नहीं है यहाँ पर। एक बात ये समझ में आ रही ना। चलो, एनीवेयर एल्स देन इन दिस कंट्री, यानी इस देश को छोड़ करके कहीं पर भी। सपोज करो कोई काम मैं बोल रहा हूँ तो उसने कहा कहाँ पर करें, मैंने कहा इस देश को छोड़ के कहीं भी कर सकते हो। इस तरह से एक यूज़ होता है टू इंट्रोड्यूस द रिजेक्टेड चॉइस इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस, जैसे कि आई वुड रदर वॉक देन ड्राइव देयर, मैं वहाँ पर पैदल चलना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय वहाँ पर ड्राइव करने के। तो यहाँ पर रदर का यूज़ हम लोग चॉइस के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान आपको ये देना है कि अब हमें इन सभी सेंटेंसेस में जो ऊपर लिखे यहाँ पर आपको, और ये वाला लिखा जो है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि इसमें कहीं पर भी कंपैरिजन वाला वर्ड नहीं, फिर भी यहाँ पर देन लगा के कंपैरिजन शो किया जा रहा है, जो कि फील भी हो रहा है। सही है ना। अब मैं ये पूछूँ कि यहाँ पर क्या है, कौन सा केस है, यहाँ पर कौन सा केस है, तो भाई कहीं प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आई हैड नो चॉइस में यहाँ पर जो चॉइस आपका दिया है ये हैड का ऑब्जेक्ट है, अदर देन दैट, इसका मतलब ये भी एक चॉइस थी। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन इसलिए कंसीडर किया जाए क्योंकि यहाँ पर ये बातचीत जो आगे फिर दोबारा लिखनी थी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैंने दैट लिख दिया, चॉइस की जगह आया हुआ है, और बाकी एक सेंटेंस हिडन है। खैर अभी रुक जाइए, आपको सब कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे करके। यूज्ड एज अ फंक्शन वर्ड टू इंडिकेट difference of kind, manner, identity, used especially with some adjectives and adverbs that express diversity। मतलब कहने का ये है, जैसे कि anywhere है, जो अभी वर्ड्स ऊपर आए थे ना इससे पहले, अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो ये जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वहाँ पर अंतर दिखाने के लिए काम करता है।
एनीवेयर एल्स देन एट होम, घर को छोड़ करके कहीं पर भी, कोई नई बात तो है नहीं, वैसे ही सब मैच हो रहा है। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि रेनर मार्टिन में जो है देन के बाद आई देते हैं कि मी देते हैं। अभी तक तो आपने देन को देख लिया है कि कंपेरिजन वाला वर्ड नहीं है, तब भी कंपेरिजन वहाँ पर शो करना होता है। क्लियर। अब यहाँ पर समझो, रेनर मार्टिन जैसे एक रूल है एक्सेप्ट या अदर देन के सेंस में। वी हैड नो चॉइस देन टू रिटर्न होम, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी सिर्फ एक चीज़ की, वी हैड टू रिटर्न होम। वी हैड टू यहाँ पर छुपा हुआ है तो ये कंजंक्शन चला गया है। व्हेन के सेंस में हम लोग देन का यूज़ करते हैं। वी हैड बियरली अराइव्ड देन वी हैड टू लीव अगेन, हम मुश्किल से ही आ पाए थे कि हमें फिर से जाना पड़ा। कंजंक्शन यहाँ पर सेंटेंस छुपा हुआ है फिर भी कंजंक्शन, यहाँ पर पूरा लिखा सेंटेंस ये कंजंक्शन है और इसलिए आपका आया है वी ना कि अस, क्योंकि हैड को भी सब्जेक्ट चाहिए। यूज्ड एज अ फंक्शन वर्ड टू इंडिकेट द सेकेंड member और द member टेकन एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन a comparison expressive of inequality with comparative degree and comparative adverbs। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी दूसरे इंसान से दो चीज़ों बीच में आपस में कंपैरिजन करते हैं तो असमानता दिखाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ओल्डर देन आई एम, देखो यहाँ पर आई दिया उन्होंने देन के बाद, क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर आई के साथ में एम भी लगा हुआ है और एम अगर लगा है तो यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ याद रखना कि बुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं ये लगा करके, ये नहीं चाहिए हमें, या तो एम लगाओ या नहीं लगाओ, दो बातें करो। तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे और उन्होंने एम लिखा है, ध्यान देते हैं ना। तो यहाँ से पहला ये भी सेंटेंस था और यहाँ पर ये भी सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस बनते हैं। ये आपका हो जाएगा कंजंक्शन। सी इज़ अ बेटर एथलीट देन आई, सी इज़ अ बेटर एथलीट देन आई, वो मुझसे अच्छी एथलीट है। ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये इसको मैं क्या कंसीडर करूँ, क्या सोचूं, मी होगा कि आई होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आई दिया है। अब आपको ये भी देखना है कि ये बुक्स कैसे कंफ्यूज करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और राइट आंसर क्या होगा एग्ज़ाम के हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊँगा। ही ड्रॉस क्वाइट डिफरेंटली देन सी डज। अब देखो यहाँ पे वर्ब दिया है और सी दे दिया सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर बिना वर्ब के सब्जेक्टिव केस दिया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है वो वर्ब से हो रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर डज दिया है। क्यों? क्यों वहाँ पे उसका काम से कंपैरिजन किया गया है, ना कि उसकी क्वालिटी से। तो ये सब्जेक्टिव के बारे में कंपैरिजन हो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बारे वर्ब के बारे में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डज दिया है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आना कंपलसरी हो गया। चलिए, ईजियर सेड देन डन, कहना ज़्यादा सरल है बजाय करने के। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन होता है, देन से मतलब नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया है, जबकि यहाँ पर इंसान के बारे में बात हुई, सब्जेक्ट के बारे में। ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। दिस रेजर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और फिर आते हैं हम लोग ये वाला, ही इज़ ग्रेटर देन मी, आई आना चाहिए था। अब कहीं ये सब्जेक्टिव केस रखे हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव केस रख रहे हैं। चलिए, अब आते हैं माइकल स्वान जी की बुक पर। इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया है कि देन मी सही है कि देन आई सही है, और ब्रैकेट में दिया है एम। याद रखना एग्जाम में कभी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आता है, सीधा खुल कर के आता है। इन एन इनफॉर्मल स्टाइल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी एसेट्रा, जो भी हो, मी हो, हर हो, देम हो, आर यूज्ड आफ्टर देन, देन का यूज़ किया जाता है इनके बाद। इन अ मोर फॉर्मल वे, अगर मैं फॉर्मल वे में बात करता हूँ, सब्जेक्टिव केस आई, शी, ही ये यूज़ करते हैं। आर यूज्ड यूजली विथ वर्ब्स, खासतौर पर वर्ब के साथ में। यूजली मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर कभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं।
सी इज़ ओल्डर देन मी, ये गलत तरीका लिखने का, ये इनफॉर्मल है, बोलने चालने में आ सकता है। सी इज़ ओल्डर देन आई एम, लेकिन कर दिया ब्रैकेट, मानी कि हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आई लिखा जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वो 7 जो लेक्चर मैंने बताए थे, 4-5 लेक्चर स्टार्टिंग में कि मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको देख लेना। उसमें मैंने यही बात बताई है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, वर्ब का कंपैरिजन वर्ब से होता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करें, एग्ज़ाम में क्या ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मी रख के आएँ कि आई रख कर आएँ, इसका मैं वर्डिट जो लास्ट में दूंगा मैं। इसके अलावा और देखिए, यू मे बी माई बॉस, तो मेरे बॉस हो सकते हो, बट दैट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है यू आर बेटर देन मी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मुझसे बेटर हो। अब देखिए इसमें क्या दिया इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया है, लेकिन जो बात इन्होंने यहाँ पर बोली है उस बात को इन्होंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है खुद, यहाँ पर इन्होंने दे दिया मी, कंफ्यूज कर दिया है बुक ने। चलो, सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली और मोस्टली बिफोर नाउन्स आफ्टर वर्ब्स मस्ट बी यूज्ड। जैसे कि मैं अब यहाँ पर देखो सेंटेंस आपको दिखाऊं, सी इज़ 3 years ओल्डर देन मी, वो मुझसे 3 साल बड़ी है। तो देखो आई एम होना चाहिए था ना, अगर अकेला भी लिखते तब भी आई लिखते, लेकिन नहीं किया है। फिर से देखिए, ये बात तो हम अभी पढ़ चुके हैं, वही बात मैंने रिपीट कर दी यहाँ पर। अब एक और सेंटेंस देखिए, माई बॉयफ्रेंड इज़ मच या फार ओल्डर, वो काफ़ी बड़ा है, देन मी, वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है। अब इन्होंने कहा कि वेरी ओल्डर नहीं होगा, मच लगा सकते हो, ये तो बात ठीक है कि डिग्री साथ में मचाता या फिर फार वगैरह आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या किया, देखो उन्होंने मी कर दिए फिर से, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही इज़ 3 years ओल्डर देन मी, फिर से देखो इन्होंने मी किया है, एल्डर नहीं होगा क्योंकि रिलेशनशिप बताने के लिए वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, हमारा ध्यान केवल मी पर है, फिर से मी दिया है। अब अभी कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं हुआ है कि यहाँ पर आई सही होगा कि मी सही होगा, ये तो फॉरेन राइटर्स हैं, इनको तो बिल्कुल अच्छा माना जाता है, हम एग्ज़ाम में क्या करके आएँ, अभी भी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ है, रुक जाओ अभी। अब देन एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है, इसको समझ लो, फिर आपके कन्फ्यूज़न सारे दूर होंगे। इन रिलेशन टू, बाय कंपेरिजन विद, यूजुअली फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं यूज़ करूँ ही इज़ अ पर्सन देन whom I can imagine no more courteous। अब याद रखना यहाँ पे मोर का यूज़ किया है कॉम्परेटिव डिग्री, और इसका देन जो यहाँ पर आगे लिख करके सेंटेंस लिखना चाहिए था, जो कि मैंने आगे लिख दिया, इसको उठा करके रखना होगा पीछे। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये होम के ठीक पहले जो देन आया है वो आपका प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। तो एक बात ये प्रूव हो गई है कि देन एक प्रेपोजिशन भी होता है और उसका यूज़ भी ऐसे किया जाता है, जैसे कि टू होम, विद होम, इस तरह से देन होम कंपेरिजन के लिए मोर वाला ये डिग्री जो है इसके लिए आया हुआ है। यू आर ओल्डर देन मी, याद रखना कि यहाँ पर जब तक आप वर्ब नहीं लिखोगे तब तक इसको हम जो है प्रेपोजिशन मानेंगे, उसके बगल में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वी कुड रन फास्टर देन हिम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है सोचने वाली, क्या प्रॉब्लम है कि वी कुड रन फास्टर देन हिम का मतलब ये है कि अगर मैं आगे सेंटेंस पूरा लिखूँ ही कुड, तो यहाँ पर हिम की जगह ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कुछ दिया ही नहीं है तो यहाँ पर हिम रखें, क्योंकि इसको माना जा रहा है प्रेपोजिशन। द मैन आउट क्लास्ड एवरी वन अदर देन हर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर भी वर्ब नहीं दी है, ऑब्जेक्ट केस को ही रखा गया है। फिर थोड़ा और आगे देखें तो विलियम शेक्सपियर ने भी अपने जो जूलियस सीजर प्ले है सन 1600 में लिखा था, जो या 1600 के आसपास की बात है, उसमें भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया। देखिए, ए मैन नो माइटियर देन दाई सेल्फ को अगर मैं हटा दूँ और लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मी यूज़ किया ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब इन्होंने भी इसको कंसीडर किया है प्रेपोजिशन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में बात करूँ तो उन्होंने सेंटेंस लिखा है, नो मैन हैड एवर मोर डिसर्नमेंट देन हिम। देखिए, देन के बाद क्या यूज़ किया, हिम, इन फाइंडिंग आउट द रिडिकुलस। इन्होंने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया है, ये आपका माना जाएगा प्रेपोजिशन। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमें सिंपली ये बताओ कि जब ऐसे सेंटेंस आएंगे, जब ये वाला सेंटेंस आएगा तो मैं आई करके आऊँ कि मी करके आऊँ, सिंपली मुझे एक बारे में बता दो। तो मेरा मानना ये है
कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर यहाँ पर काम हो रहा है, वर्ब के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो आगे वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ में। अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे बीच में देन आए चाहे कुछ भी आए। अब ये सारे रूल्स जो हैं ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी वीडियोस में सारे रूल्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी कंपैरिजन के। तो अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट लगा करके आना है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन तो ऑब्जेक्ट लगा के आना है। अब मैंने कई सारे एग्जाम ऐसे देखे जिसमें ऑब्जेक्टिव केस को ही सही माना जाता है। तो बेसिकली मैं लोगों को राय देता हूँ कि अगर मजबूरी हो जाए ऑब्जेक्टिव केस लेने की, सब्जेक्टिव केस ना हो, तो आप ऑब्जेक्टिव केस ही सिलेक्ट करके आना। याद रखना, मजबूरी हो जाए और ऑप्शन ना मिले सब्जेक्ट वाला तो ऑब्जेक्ट ही चूज़ करके आना। अदरवाइज़ मैंने आपको प्रूफ दे दिए हैं, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव केस मजबूरी सिलेक्ट करना पड़े और वही सही हो तो वो सिलेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आए तो सब्जेक्टिव सिलेक्ट करके आना सब्जेक्टिव वाले केस में। और अगर वो ऑब्जेक्टिव सही बताते हैं तो आपके पास प्रूफ है बताने के लिए कि इन बुक्स का रेफरेंस दे करके आप नंबर अपना बढ़वा सकते हो। तो लास्ट में समझो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जिन पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पे सभी लोगों को मार्क्स बराबर मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन में आपको चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो गई।